तो अब आगे स्टार्ट करेंगे जैन धर्म से। तो नोट्स में इसमें कुछ खास मैंने लिखा नहीं है, तो डायरेक्टली इस पर एमसीक्यू पे ही मूव कर जाते हैं। तो पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण जो है किस वंश के द्वारा करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूटों ने करवाया था। और एलोरा में जो कैलाशनाथ मंदिर है वो भी इन्होंने करवाए थे। और एक कैलाशनाथ मंदिर है उधर साउथ में, उसको नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था, है ना, जिसको वो कुछ सौर मंदिर भी बोलते हैं। खैर मंदिर का हम अलग से देख लेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। जैनों के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो हमें पता है कि वर्धमान महावीर जी थे। और पहला उपदेश इन्होंने जो है ये, अरे एक मेरे पास तो वो भी है ना, पेन भी है, मैं भूल ही गई, ये विपुलाचला पर्वत। ठीक है, यहाँ पे अपना पहला उपदेश किया था इन्होंने। ठीक है, याद रखेंगे। 10 वर्ष में आयु में जो है महावीर जी घर छोड़ के चले गए थे। तो ये चले गए थे 30 वर्ष की आयु में। जो बुद्ध वाले थे वो गए थे 29 वर्ष थी, है ना, 29 था कि 28 था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट कम में चले गए थे वो, ये देर में गए थे महावीर जी वाले। यस, बहुत सारा सोर्स सुनाने को मिलेगा, बट क्या ही कर सकती हूँ, एंड आई जस्ट डोंट केयर अबाउट दैट। ओके, तो भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? तो पावापुरी में। देखो, ये जो भगवान महावीर जी थे ना, ये पावापुरी में इनको मोक्ष मिला था। और जो वो ऐसे देखो भूल जाती थी मैं, तो मैंने याद रखा है कि जो बुद्ध वाले थे ना, बोलते हैं कि उनको सूअर का मांस दे दिया गया था, तो वो मांस खाए थे मोक्ष से पहले, और ये जो थे ये पूड़ी खाए थे, तो पावापुरी में जो है इनको ये मोक्ष प्राप्त हुआ था। राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम व चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थल माना जाता है। तो इसका हमने पढ़ा था कि अयोध्या, भी नोट्स में मैंने लिखा भी था, तो अयोध्या इसको माना जाता है। ऋषभदेव हमारे जो पहले थे, और चौथे जो थे वो अभिनंदन नाथ थे। ठीक है, जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या है? तो पहले मुझे इसमें कन्फ्यूजन होता था, मैं सोचती थी कि बंधनों से मुक्त, बट नहीं, जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। ठीक है, जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। ठीक है, बस हो गया। अब आ जाते हैं बौद्ध धर्म की तरफ। तो इसमें हम पहले नोट्स देख लेते हैं, इसमें कुछ चीज़ें मैंने लिखी ही चुकी। तो महाविभास रिटन बाई वसुमित्र। ठीक है, वसुमित्र जो है, वसुमित्र इन्होंने महाविभास लिखी है। मूल मध्यमक कारिका, ये नागार्जुन ने लिखी है। मूल मध्यमक कारिका, याद रखनी है बुक्स के नाम, मूल मध्यमक कारिका, मूल मध्यमक कारिका ये नागार्जुन ने लिखी है। और महाविभास जो है वसुमित्र ने लिखी। देखो, वसुमित्र में मित्र आता है, मित्र, तो मित्र लोगों की भाषा जो है वो सही होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ताकि लगे तो तुम मित्र हो। तो महाविभास भाषा वसुमित्र। ठीक है, और मूल मध्यमक कारिका नागार्जुन, नागार्जुन नाग और अर्जुन, तो अर्जुन के गले में नाग है, तो मध्य में, तो मूल मध्यमक कारिका याद रहेगा मुझे। ओके, राजा सैलन जो थे वो बुद्ध धर्म फॉलो करते थे, और उन्होंने महायान के भक्तों के लिए बोरोबुद्र मंदिर बनवाया था। और जो बोरोबुद्र मंदिर है वो यूनेस्को में चला गया कब? 1991 में। ठीक, विनय पिटक जो है संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए इसमें नियम दे रखे हैं। 3 पिटक है, विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, और एक और कौन सा है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, और एक और है, पता नहीं कौन सा, याद नहीं आ रहा अभी। सबसे पहले बौद्ध, इसीलिए पहले थ्योरी करनी थी मुझे, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके, थ्योरीज की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ जो पाली भाषा में लिखे गए, बिल्कुल सही बात है। गांधार कला शैली जो है वो ग्रीस, जो यूरोपियन राष्ट्र है, उससे प्रभावित है। बस इतना ही था। अब हम यहाँ से करेंगे एमसीक्यू। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान एक अर्ध गोलाकार गुंबद संरक्षित स्मारक स्तूप के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन से तुम देख सकते हो कि सांची के अलावा क्या ही हो सकता है ना। कौन सा स्थान एक अर्धगोलाकार गुंबद संरक्षित स्मारक के लिए प्रसिद्ध? तो वो है सांची। ठीक, सांची स्तूप जो है, एक मिनट जरा सा, यस, तो स्तूप ईंटों का एक गुंबद के आकार की संरचना है जिसका उपयोग बुद्धि के अवशेषों को रखने के लिए किया जाए। हाँ, अंडर जो है संरचना के केंद्र में एक, ये ना यार मुझे फोटो लगाना चाहिए था, बट कहाँ से मैं लगाती, मैं पीपीटी थोड़ी ना बनाई है। वेल, बट हाँ, ये मतलब उसमें बुक में दे रखा है पूरा एकदम बना हुआ, जो बुक है ना मनीष रंजन एनसीईआरटी वाली, उसमें सब चीज़ें बना रखी हैं उन्होंने, वो ऊपर ही बना है उसमें। खैर, तो ये ना 1989 में गया था सांची। इसको मैंने याद किया था कि इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, बीच में 8 है। 9 मेरा वो बर्थ डेट है, तो मुझे उससे याद है। तो इधर भी 9 है, उधर भी 9 है, इसमें सच में इधर भी 9 है, उधर भी 9 है, 9 इधर, 9 बीच में 8। तो जस्ट पता नहीं क्या अजीब सा कुछ भी, बट मेरे को याद रहेगा। और काश ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता तो कितनी अच्छी और खुशी की बात होती मेरे लिए। खैर, भारत का सबसे बड़ा स्तूप निम्नलिखित में से कहाँ है? तो सबको पता है केसरिया बिहार में है, और के मोहम्मद के नेतृत्व में इसकी खुदाई के दौरान हुई थी इसकी खोज। और बस 1991 में ये बौद्ध कोई बिच्छू आए थे, ग्योमेयो नाकामुरा। ओके, तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे द्वारा किया गया था, क्या किया गया था ये तो बताओ, जस्ट अ मिनट। निर्माण, अच्छा, शांति स्तूप की बात करें, क्या आधा पढ़ती हो, शांति स्तूप जो है ये। ठीक है, ओके, याद रहेगा, सॉरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र लिखी? तो ये लिखी थी अश्वघोष ने। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखना है कि अश्वघोष ने जो है बुद्ध की जीवनी लिखी थी। वाह, इसमें कलर भी दे रखे हैं, वाह, मैं तो अपने मन का कलर ढूंढ सकती हूँ इसमें, तो ये सही था, अच्छा लगा। ज़्यादा ग्रीन है ये तो, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा कलर भी तो देख लूँ। आप सही है, हाँ आप सही है, ठीक है। तो अब
अब सही है। ओके, तो निम्नलिखित से किसने बुद्ध की जीवनी लिखी, तो बता तो दिया, बुद्धचरित्र हास्यघोष ने, ठीक है। ये राजा कनिष्क के दरबारी थे। हाँ, अन्य लेखक एंड पुस्तकें तो नागार्जुन, यही मैं बता रही थी नोट्स में, यही मैंने लिख रखा है कि जो मूल मध्यमक, ये जो मध्यमक है ये नागार्जुन है, और भाषा वाले वसुमित्र है। याद रखना है, पेपर में पूछ सकता है भाई, पूछो, ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए तुम्हें। बुद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा, पुराना तो सांची है, ठीक है, पुराना सांची है। 1999 में जो ये यूनेस्को द्वारा विश्व ये धरोहर भी हो गया। और ये सब चीज़ें 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र, ये बुद्ध धर्म से थे। और 1991 में ये जो है इनका वाला बोरोबुदुर, जो मैंने बताया था ना अभी नोट्स में, बोरोबुदुर मंदिर, ये यूनेस्को में चला गया, ठीक है। डैश बुद्ध धर्म में डैश बुद्ध धर्म में बिछुड़ी बनने वाली पहली महिला थी, तो ये इनकी मौसी थी और सौतौली मम्मी भी थी। तो ये थी महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। संघमित्रा जो थी वो बिछुड़ी थी, अशोक की सबसे बड़ी पुत्री थी। हाँ, सुजाता ने गौतम बुद्ध को खीर का कटोरा, दूध चावल का हलवा नहीं होता, खीर होती है, दूध चावल का तो हलवा, उनकी 6 वर्ष की तपस्या समाप्त हुई। अच्छा। और हाँ, तो फिर ये 29 के साल में ही गए थे बुद्ध वाले, 35 पे इनको मिल गया था। पूज्य धर्मानंद भिक्षुणी थाईलैंड में सबसे पहली पूर्ण रूप से नियुक्त थेरावाडिन भिक्षु हैं। भाई इतना नहीं याद रहेगा कौन सी भिक्षु ने क्या। कौन सा कुषाण शासक इतिहास में जो है बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में जो है प्रसिद्ध है। और चतुर्थ वाली जो बौद्ध संगत का आयोजन भी किया था। तो हमें बस इतना याद रखना है कि 4th वाली का कौन था, तो कनिष्क थे। हम याद कर लेते हैं चारों, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जस्ट मिनट में रिवाइज कर लूँगी यहीं पे। ओके, देखो क्या मस्त चीज़ है, तो यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, जस्ट मिनट। तो देखो पहली वाली जो थी, फर्स्ट वाली थी, रिवाइज तो कर ले बट याद आया तब तो। पहली वाली यार याद ही नहीं आ रहा मेरे को, तो कुछ एक करके सन्ने खाते याद कर लो, वहीं से याद आ जाओ। तो लास्ट वाले में तो कनिष्क थे, ठीक है। ये एक अजातशत्रु के थी, ये अजातशत्रु की थी, ये कालाशोक की थी, है ना। और ये थी उसकी, अरे वो कौन था भाई, कौन था, तू याद नहीं आ रहा, सॉरी, बहुत दुख हो रहा है मेरे को। अरे वो था ना, वो जो हर्यक वंश था ना, हर्यक वंश, उसमें उसका सेकंड वाले पे कौन था, वो सेकंड वाला नहीं याद आएगा। 1 मिनट यार, मैं ही हटी हूँ, क्या बता रही हूँ, 1 मिनट, जरा सा फिर से बताते हैं, थोड़ा मैंने गड़बड़ बता दिया। यही होता है, पहले थ्योरी करनी चाहिए। देखो जो पहला वाला था वो था अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु। ये था बेटा, ये था बिंबिसार का बेटा, मैंने ऐसे याद रखा कि बम्बावाल करके बिंबिसार का बेटा था। खैर ये ओके। फिर जस्ट अ मिनट यार, मैं एक तो ये ऐप से परेशान हो जाऊंगी मुझे लग रहा है ये, चलो कोई नहीं, फिर भी ट्राई करते हैं, ठीक है। तो पहला तो था वो अजातशत्रु था, दूसरा था वो कालाशोक था। कौन था, कालाशोक था, ठीक है। फिर तो थर्ड वाला था ना, वो था अशोक, और जो 4th वाला था वो था कनिष्क, ठीक है। जाओ यार, पता नहीं क्या था ये ऐप, मेरे को थोड़ा सा भी इसमें बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे करके सब इम्प्रूव हो जाएगा, ओके। तो ये देखो लिख रखा है यार, इसमें सब लिख रखा है, मैंने देखा ही नहीं, जस्ट अ मिनट फिर से। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहली वाली यहाँ पे देखो लिख रखी है, प्रथम बौद्ध संगीति जो थी, राजा अजातशत्रु थे इसमें, ठीक है, राजा अजातशत्रु थे और हर्यवंश के, ठीक है। हाँ, अजंता महाकश्यप ने की थी, बिल्कुल, राजगृह में थी, बिल्कुल। दूसरी वाली जो थी कालाशोक या सप्कामी वैशाली, बिल्कुल। तीसरी वाली में अशोक थे और मोगली पुत्र थे, और चौथी वाली यहाँ पे लिखी रखी पाटलिपुत्र में थी। हाँ, बौद्ध वास्तुकला के संबंध में चैत्य कहते हैं। देखो 2 चीज़ें होती हैं, मैं बताऊँगी जरूर, आए चाहे कुछ ना आए मुझे, बट मैं ट्राई जरूर करूँगी कि मैं खुद को पढ़ा रही हूँ, ओके। तो देखो एक चीज़ होती है चैत्य और दूसरा होता है विहार, ठीक है। तो चैत्य मैंने ऐसा किया कि चित्त से चित्त मतलब चित्त बोलते हैं हार्ट को, तो एकदम दिल से प्रार्थना करनी चाहिए, तो चित्त चैत्य। तो ये जो चैत्य होता है वहाँ पे प्रार्थना करने के लिए होता था, और विहार जो थे यहाँ पे लोग रहते थे, ठीक है। तो हमने ऐसे ही याद कर रखा है इसको। तो ये जो चित्त है वो प्रार्थना कक्ष है, आयताकार, ये वो विहार जो है भिक्षुओं के लिए निवास कक्ष है, बिल्कुल। कौन सी संरचना बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बुद्ध के समाधि स्थल का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। कुछ प्रसिद्ध स्तूपों की बात करें तो महाबोधि स्तूप है बोध गया में, सांची स्तूप है मध्य प्रदेश में, बिल्कुल, शांतिवाला लद्दाख में, धमेक जो है सारनाथ में है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम जो हैं किसमें, तो बताया था मैंने, विनय पिटक में ये सब चीज़ें लिख रखी हैं, ठीक है। 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति में बौद्ध शिक्षाओं को 3 में बांटा गया था। हाँ, विनय पिटक में ये सब चीज़ें हैं, और इसका संकलन जो है वो हमारे उपाली ने किया, हमारे
हमारे उपाली सर ने किया था, पाली भाषा में लिखा गया है। हाँ, ये पाली भाषा में है सारे। मुझे लग रहा था कि ये सब संस्कृत में होगा, बट नहीं, ये सब पाली भाषा में है। और जो लगेगा तुमको पाली भाषा में, वो संस्कृत में है एक्चुअली। जैसे कि जो जातक कथाएं हैं वो संस्कृत में हैं। सोचने वाली बात है भाई, कथाएं हैं, जातक कथाएं तो पाली में लिखते हैं, सब लोग समझ पाते, पता नहीं क्या जो भी हो सकता है लोगों को संस्कृत ज़्यादा आती हो। वेल, बौद्ध वास्तुकला में निम्न में से कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने का स्थान है? ध्यान कक्ष तो ये कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने का स्थान है? प्रार्थना कक्ष तो चैत्य होता था ना, विहार इसका आंसर दे रखा है। ठीक है, जो दे रखा है फिर याद रखेंगे ही। बुद्ध ने डैश में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक जो है तपस्या की, जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो कौन सा था? तो कहाँ पे था? बौद्ध गया में। ठीक है, बौद्ध गया में जो है ये हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। तो हाँ, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था साके गणराज्य की राजधानी लुम्बिनी में। और शिक्षक जैसे वो अलार कालम और उद्रक रामपुत्र। ओके, हाँ, 35 साल में इनको जो है मिला था ज्ञान। ठीक है, 80 वर्ष की आयु में जो है इनका निर्वाण हो गया था, महानिर्वाण। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए जो पैदल मार्ग होता था उसको क्या बोलते थे? तो पैदल मार्ग को बोलते थे मेधी। मैंने ऐसे याद किया था कि मेधावटी खाई है और मतलब अच्छा मार्ग उनको दिख गया है, बस याद करने के लिए। स्तूप की विशेषताएं मेधी गोलाकार, हाँ, पैदल मार्ग होता था ये तो। मेधी तोरण वो सजाया जाता था, अंडा छत्र और ऊपर एक हर्मिका होता था जो ऊपर होता है ना वो। हाँ, तो बस याद है मेरे को अपने अपने तरीके से। रामभर स्तूप यह स्थान जहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था भारत में किस राज्य में? रामभर स्तूप तो यहीं यूपी में है। ठीक है, तो जो रामभर स्तूप है ये उत्तर प्रदेश में है। जस्ट अ मिनट। ओके, सो अगला है कि निम्नलिखित में से क्या बुद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो हर्मिका तो है। देखो, गोपुरम तो वो होता है ना साउथ के मंदिर में जो मिलता है, तो गोपुरम तो अलग चीज़ हो गई। हर्मिका एक स्तूप के ऊपरी भाग के चारों ओर पत्थर का कटघरा। ओके, ठीक है। लॉयन कैपिटल का निर्माण जो है बुद्ध के डैश के ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनवाया गया था, तो लॉयन कैपिटल था। लॉयन कैपिटल याद नहीं आ रहा मुझे, सच में नहीं याद आ रहा। प्रथम उपदेश। ओके, लॉयन कैपिटल जो था वो प्रथम उपदेश की स्मृति में बनवाया गया था। लॉयन कैपिटल से जो 26 जनवरी 1950 को सारनाथ में अपनाया गया था। ओके, याद रखेंगे। भरहुत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है, ये कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। भरहुत जो है ये मध्य प्रदेश में है। हाँ, मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? गौतम बुद्ध शाक्यगढ़ के नाम से जाने जाने वाले एक छोटे गढ़ से संबंधित थे और एक क्षत्रिय थे। हाँ, कुशीनारा में इनका निधन हुआ था गौतम बुद्ध का। हाँ, सही तो है, दोनों सही है। चैत्यागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला एक चैत्यागिरी विहार बुद्ध वाला त्यौहार था। चैत्यागिरी विहार। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे पाली भाषा में, बिल्कुल। त्रिपिटक कहा जाता है। हाँ, ठीक है। बुद्ध धर्म की शाखा थेरवाद बुजुर्गों का मार्ग की पाली में पहली बार दर्ज किया गया पूर्ण सिद्धांत है। अच्छा, कौन सा स्थल जो है उत्तर प्रदेश में है? तो सारनाथ है यहाँ। कौन किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था? तो यहाँ ये दिया था बौद्ध गया में, है ना? नहीं, बौद्ध गया में तो ज्ञान मिला था। अच्छा, बौद्ध गया में तो ज्ञान मिला था। पहला उपदेश तो सारनाथ में दिया था। यस, सारनाथ में। ठीक है, पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था इन्होंने। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था। दुख संसार में है, दुखों का कारण है, निवारण है और अष्टांगिक मार्ग है। फिर अगला क्वेश्चन है कि गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किस धर्म से रिलेटेड है? यही क्वेश्चन होगा। किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रेरित है? तो गांधार कला शैली जो है वो ग्रीस से प्रेरित है। यूरोपियन राष्ट्र ग्रीस, ये याद रखना है। गांधार कला शैली जो है वो ग्रीस से प्रभावित है। ये अच्छा क्वेश्चन है। ग्रीस यूरोपियन राष्ट्र से प्रभावित है। ठीक, खैर अब पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में। आई नो कि मैं बेस्ट नहीं दे पा रही हूँ पढ़ने में, बट ठीक है, एटलीस्ट ट्राई कर रही हूँ। आज इतने दिन से पढ़ भी तो नहीं रही थी। वेल, महाजनपद की बात करते हैं तो इसमें पहले देखते हैं नोट्स में। तो झारखंड में पाई जाने वाली लोहे की खदानों ने प्राचीन भारत में मगध के उदय में सहयोग दिया था। अच्छा, झारखंड में पाई जाने वाली लोहे की खदानों ने प्राचीन भारत में मगध के उदय में सहयोग दिया था। ठीक है। पाटलिपुत्र राजधानी ऑफ मगध। पाटलिपुत्र क्या है? तो ये मगध की राजधानी। पाटलिपुत्र इज राजधानी ऑफ मगध। भाग जो है 1/6 ऑफ फसलों की उपज। ठीक है, बस इतना ही लिखा है मैंने। तो पढ़ते हैं अभी। वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो साली जी, ऐसे मैंने याद रखा है। वैशाली, साली आता है ना, साली जी लोग सालियों जो होती हैं उनकी बहुत मानते हैं उनको, ऐसा मैंने सुना है, तो पता नहीं, व्हाट्सएवर। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। अन्य महाजनपदों की बात करें तो अंग चंपा, मगध की राजगृह, काशी वाराणसी, वत्स कौसम्बी। सर ने बताया था वत्स मौसम्बी का जूस पी लेना। आप पता नहीं, वो भी मेरे को मीम याद आता है।
खैर मीम बाद में। कौशल जो है श्रावस्ती, सूरसेन मथुरा, बिल्कुल। पांचाल, पांचाल का सर ने कहा था कोई ट्रिक नहीं बट ट्रिक है। पांचाली जो थी ना, पांचाली उनको बोलते हैं, अरे वो क्या नाम था उनका, पांचाली बोलते हैं उनको, अरे थी ना वो क्या नाम था उनका, एक तो नाम मुझे नहीं याद है। पांचाली बोलते हैं वो, जो है ना महाभारत में जो थी, जो भी थी वो उनको पांचाली बोलते हैं। तो वो ना हर जगह छत्र लगा के रहती, छतरी में रहती थी मोस्टली, और कैंप लगा के रहती थी जहाँ जाती थी। नाम देखो नहीं याद आ रहा मुझे, द्रौपदी नाम था शायद उनका। द्रौपदी। कुरु, तो करू है, बहुत कड़ू है यार, बहुत कड़ू है, कितनी कड़ू है। तो इंद्र से बोला है, इंद्र पानी बरसा ना, पानी बरसाओ भाई, बहुत कड़वा है। तो कुरु इंद्रप्रस्थ है। मत्स्य विराटनगर, विराट से एकदम मत्स्य, मत्स्य मछली जो होती है, मछली उसको मतलब बोलते हैं, उसकी आँखें बहुत विराट होती हैं, बड़ी बड़ी, सो मत्स्य विराटनगर। चेदी, सोथीवटी, इसको शक्तिमती भी बोलते हैं। अवंती, उज्जैनी, महास्मृति, गांधार, तक्षशिला, कम्बोज, पूंछ और अस्मा, ये सब याद हैं। कोसल महाजनपद वर्तमान में किस का एक भाग है? तो तुम तो यूपी के होगे भाग। यस यस। और पटना मगध में है। बनारस, काशी, प्रयागराज, वत्स, ओके ओके, प्रयागराज, वत्स। मालवा और माल मध्य प्रदेश, अच्छा, अवंती मध्य प्रदेश है। रावलपिंडी, गांधार, उत्तर बिहार, वज्जी, जयपुर, मत्स्य। मेरठ और हरियाणा, कुरु। अच्छा ठीक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो सूरसेन पांचाल, भाई इतना कौन याद रखेगा। झारखंड में पाई जाने वाली लोहे की खदानों ने प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के उदय में योगदान दिया था? तो मैंने बताया था अभी ऊपर बताया था, याद करो। झारखंड में पाई जाने वाली लोहे की खदानों ने प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के उदय में योगदान दिया था? मगध टेंशन नहीं था, मगध ही आंसर था। मगध के उदय में योगदान दिया था। झारखंड में पाई जाने वाली लोहे की खदानों ने जो है मगध के उदय में सहयोग दिया था, याद रखना है इसको, मगध के उदय में। मगध जनपद कौन सी नदियों से घिरा है? तो गंगा और सोन, ठीक है, गंगा और सोन, ठीक है। कितने मिनट का हो गया वीडियो? 16 मिनट। मैं अभी थक गई, आधे घंटे का ही बनाऊंगी। प्राचीन काल में भारत के दक्षिण के क्षेत्र को डैश के रूप में जाना जाता था। तो गंगा का दक्षिण का क्षेत्रवास मगध, ठीक है। मगध लोगों का सबसे उल्लेखित अथर्ववेद में मिलता है, जहाँ उन्हें अंग गांधारी मुजावत के साथ सूचीबद्ध किया पाया जाता है। और बस। बिहार में डैश कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी, बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया। तो राजगृह थी। देखो असल में हुआ ये था कि जो वो था ना हर्यक वंश, उसमें जो क्या बोलते हैं, बिंबिसार है ना, वो था, उसकी राजगृह बनाई थी। फिर जो आया अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र बसाया था, बट राजधानी इसको उदयन ने बनवाया था, ऐसा सीन था। बस यही था। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज के डैश की दर से वसूलते थे। 1/6 लेते थे, इसको भाग बोलते थे। कोशिश करेंगे कि 150 MCQ हो जाए। शासक का नाम साम्राज्य की निम्न में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? तो महापद्मनंद, तुम तो नंद वंश लाए थे। अजातशत्रु मौर्य, अजातशत्रु तो उसमें था हर्यक में, गलत है। महापद्म, अच्छा सॉरी, महापद्मनंद मगध साम्राज्य के अंतर्गत ही तो आया था ना नंद। इसको एक ट्रिक से याद किया था, हसीन मासुक करके। तो हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, हसीन, फिर ये मौर्य वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर क्या था, शिशुनाग वंश के बाद क्या था, कर्ण वंश। हसीन मासुक ऐसे था ट्रिक। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। महापद्मनंद ने पूर्वी मगध में नंद वंश की स्थापना की। उसने अपने राज्य की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र की स्थापना की। ठीक है, आगे बढ़ो। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो अजातशत्रु उनका पुत्र था बम्बा का। बिंदु से तो वो बना था अशोक, एक बिंदु से अशोक बन गया था। बम्बासार का था, यह हर्यक वंश का मगध का था। हमारी तरफ बम्बा बोलते हैं नल को, एक्चुअली वो जो हैंडपम्प होता है ना, जो हाथ से चलाते हैं, तो उसको बोलते हैं। सो बस याद है, उसी से याद है। हालांकि इन रियलिटी यहाँ पे तुमको दूर दूर तक कोई हैंडपम्प दिखाई नहीं देगा जहाँ रहते हैं हम, क्योंकि उसमें पानी ही नहीं आता, तो सबने हटवा दिया धीरे धीरे, सिंपल। नंद वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद ही था। महापद्मनंद तो पहला था। धनानंद, ठीक है। अब पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। तो वही अपना नोट्स, मौर्य वंश बड़ा है यार, बड़ा है ये तो, बट ठीक है, हम करेंगे इसको। अरे भाई तो पढ़ते हैं पहले नोट्स से।
तो महावंश एक बुक है जो लिखी गई है महानमा के द्वारा पाली लैंग्वेज में, और एक श्रीलंकाई वृत्तांत है, मौर्य साम्राज्य का साहित्यिक स्रोत है इसमें, ठीक है। महागुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो श्रवणबेल गांव में गए थे आमरण अनशन के लिए। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य जो है 4 सेनापतियों में बांटा गया था, कैसेंडर, टालेमी, एंटीगोनस और सेल्यूकस। मेगस्थनीज की बुक इंडिका में भारतीय समाज को जो है 7 वर्गों में उल्लेखित किया गया है। सारनाथ में जो है लॉयन कैपिटल है। मौर्य द्वारा नागार्जुनी गुफाएं बनवाई गई थी आजीविका संप्रदायों के लिए। तोस्ती तक्षशिला उज्जैनी व प्रांतीय केंद्र इन मगध। अशोक के शिलालेखों के अनुसार मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, ठीक है। अशोक के शिलालेखों के अनुसार जो है मौर्य साम्राज्य में प्रमुख 5 राजनीतिक केंद्र थे। शिलालेखों में भाषा यूज की गई है प्राकृत। सर्वाइविंग रॉक कट केव्स जो है बराबर और नागार्जुनी गुफाएं हैं, आजीवक तपस्वियों के लिए बनवाई गई हैं। बस फर्स्ट ठोस ग्रेनाइट ब्लॉक, अभी थोड़ा और है। मौर्य साम्राज्य काल से कुछ समय पूर्व लगभग 2400 वर्षों पूर्व जो है ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था, ठीक है। अशोक के लघु शिलालेखों में गावीमठ है, ब्रह्मगिरी है, मस्की है, सिद्धपुर है, उद्गोलम है और कर्नाटक में ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। मौर्य साम्राज्य में कंटक शोधन जो है प्रचलित न्यायालय था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक संग्रह प्रकाशित किया था, ठीक है। और 1851 में मध्य भारत के बौद्ध स्मारकों की खोज की। ओके, मुझे लग रहा है मौर्य साम्राज्य के साथ ही 150 मेरे हो भी जाएंगे, फिर वीडियो बंद कर देंगे। मुवेंद्र मेलन जो है, ये चोल सिंहासन के एक राजा के लिए प्रमुख सैन्य अधिकारी था। ओके, बलिदान, वाजपेयी, सौम्यज्ञ, राजयुज्ञ और वस्तुमेर, ये सब यज्ञ होते थे। बस इतना ही है, तो पढ़ते हैं अभी। निम्नलिखित में से ओके दिस टाइम राइट निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंघली श्रीलंकाई वृत्तांत है, एक सिंघली श्रीलंकाई वृत्तांत जो मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। तो मैंने बताया ना, महावंश है ये एक श्रीलंकाई वृत्तांत है जो मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जैसे कि अरे ये क्या हुआ, ओहो कुछ भी होता रहता है, कुछ भी समझी में क्या हुआ था। खैर तो ये ठीक है। महावंश जी महानमा द्वारा पाली भाषा में लिखा गया है, ठीक है। मौर्य काल के साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है, इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा है। बौद्ध साहित्य की बात करें तो जातक कथा, दीघा लिखा है, ये वो क्या क्या लिख रखा है। जैन साहित्य की बात करें, ये बकवास चीज़ें हैं भाई, इतना नहीं आता पेपर में, छोड़ो इसको, आगे बढ़ो। निम्न में से कौन सा अंतिम मौर्य शासक था जिसकी हत्या उसके सेनापति ने कर दी थी। हाँ, मौर्य वंश का अंतिम शासक इसकी हत्या कर दी थी इसके सेनापति ने, तो था बृहदत्त, ठीक है। और शुंग वंश आ गया था, बताया था मैंने, ह शी न मा सुख से, तो मौर्य वंश के बाद में शुंग वंश आएगा। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म और उसके अहिंसा के सिद्धांत को अपना लिया था। तो कलिंग युद्ध के बाद में अशोक थे, कोई बचा ही नहीं जीतने को, तो सोचा कि ठीक है। हाँ, ये थर्ड वाली हुई थी इनके टाइम पे। कौन मौर्य राज्य के श्रवणबेल गांव में आमरण अनशन किए और उनकी मृत्यु हो गई। श्रवणबेल गांव में अशोक गए थे। अरे हट गया है क्या तुम्हारा, अभी नोट्स में मैंने बताया चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, फिर भी प्लीज़ शांति से सही से पढ़ो। ओके, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने श्रवणबेल गोला में आमरण अनशन किया और वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य थे। श्रवणबेल गोला फेमस भी, श्रवणबेल गोला जैनों के लिए, और ये अशोक तो बुद्ध अपना लिए थे ना। ये भी मैंने सारा ट्रिक्स याद किया है, कौन जैन का था राजा, कौन बुद्ध का था, सब याद रखा है। और इसमें क्या ही खास है, तो जैन धर्म का पालन करते थे। हाँ, उनका उत्तराधिकारी ये बिंदुसार था, चंद्रगुप्त का पुत्र, और फिर अशोक उनका पुत्र था। सांची स्तूप की नींव निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा रखी गई थी। तो सांची का स्तूप की नींव अशोक ने रखी होगी। समाहर्ता ये सब कुछ हर ले जाता था, मतलब सारा खजाना हर लेता था, तो राज्य के खजाने को आरक्षित हैं, हर ले जाता था, सब कुछ हर ले जाता था ये कर। एक मिनट को देखो, 2 चीज़ें थी, एक था सन्निधाता, एक था समाहर्ता, ठीक है। तो जो समाहर्ता था ये कर वाला था, टैक्स वाला, और सन्निधाता वो था वो ट्रीजन क्या बोलते हैं उसको, ट्रीजन तो अलग होता है, ट्रीजरी वाला, ठीक है। मैं भी क्या बताऊँ, कोई बात नहीं, जस्ट कीप गोइंग। अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भेजा था, हाँ श्रीलंका भेजा था, जाओ वहाँ पे प्रचार कर क्या हो तो जरा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजपूत मेघस्थनीज को किसने भेजा था। तो सेल्यूकस ने भेजा था। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित से किसे पराजित किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था। सेल्यूकस निकेटर को,
हाँ, फिर इनकी पुत्री हेलेना से इनकी शादी हुई थी। पता नहीं क्या ऐसे बोलते हैं अशोक को बिल्कुल कि सेल्यूकस निकेटर से शादी, सेल्यूकस निकेटर को हराया उनकी बेटा से शादी, ऐसे मतलब फील आता है जैसे वुमेन भी लाइक कि कुछ भी मतलब जब जिसका जो जैसे मन है ऐसे क्या ही मतलब लैंग्वेज हिस्ट्री में थोड़ा ढंग के लिखनी चाहिए, कुछ भी लिखते हैं। वेल नन ऑफ माई बिजनेस। और सिकंदर की मृत्यु के पश्चात जो है उसके साम्राज्य को जो है 4 भागों में बांटा था। यस, कैसेंडर, टॉलेमी, एंटिगोनस और सेल्यूकस। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से जो मगध के नंदवंश को उखाड़ फेंका था? ओहो हो, तो वो थे विष्णुगुप्त, इन्हीं को कौटिल्य बोलते हैं। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने सालों बाद? तो 8 साल बाद। और जो इनका 13 नंबर का रॉक एडिक्ट है ना, उसमें लिखा भी है। और 7 भागों में बांटा था, तो बताया था अभी जल्दी। और इबन बतूता, ये बहुत बतियाता था ये इबन बतूता। इस पे क्वेश्चन आया था इस बार मेंस में यार, मतलब इस पे नहीं, मतलब एमबीटी पे आया था ना, मोहम्मद बिन तुगलक पे, तो उसी के टाइम तो आया था इबन बतूता। मेरे प्री में भी आया था इबन बतूता से रिलेटेड एक क्वेश्चन, और मेंस में भी आया, बट मेंस में मैं नहीं कर पाई, मेरा गलत हो गया, मेरे 4 मार्क्स चले गए। बट कोई बात नहीं, आता ही नहीं था सही से तो क्वेश्चन। वेल लीव दैट। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य साम्राज्य में घुड़सवार, देखो इंग्लिश में इसको पढ़ोगे सीधा समझ में आ जाएगा कैवलरी, हिंदी में भी समझ में आ जाएगा अश्वाध्वज। और इसमें कुछ काम का है, सब ऐसे ही है, सिंपल सी चीज़ें लिखी हैं, नथिंग। और डैश में पाई जाने वाली मौर्य स्तंभ की राजधानी को सिंह राजधानी के नाम से जाना जाता है, तो सांची, राइट, सांची नहीं, लॉयन कैपिटल ना, अरे यार सारनाथ है, अभी फिर से तुम्हारा गलत होता है ये, सारनाथ पक्का ना, सारनाथ, यस सारनाथ है यार, सारे नाथों को लॉयन कैपिटल चाहिए, यस सबको कैपिटल में जाना है, सारे याद रखो यार, कंफ्यूज नहीं होते। कौन सा ग्रंथ, मैं सच बता रही हूँ मेरी बुद्धि बहुत ही घटिया है याद रखने में चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को, स्पेशली एकेडमिक्स वगैरह, बट ठीक है जितना याद रख पाती हूँ कोशिश करती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का संक्षिप्त विवरण देता है? मौर्य वालों का तो अर्थशास्त्री तो देगा। बृहद संहिता वराह मिहिर द्वारा लिखित है। नीति सार, ठीक है। मौर्य द्वारा नागार्जुनी गुफाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय को दी गई थी? तो ये दी गई थी आजीविकों को। बराबर की गुफाएं तो ये लोमस ऋषि गुफा, दुनियादारी बहुत सारी थी। बहुत थक गए अभी हम। मैं सोच रही हूँ कि 125 क्वेश्चन कर लूँ, फिर 125 क्वेश्चन बचेंगे, 250 है ना वो अलग कर लेंगे। अशोक के अभिलेखों के अनुसार इनके में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? अच्छा, प्रांतीय केंद्र समझी मैं, बता नहीं पाऊँगी यार, बट अभी पढ़ा तो था मैंने इसको, प्रांतीय केंद्र के बारे में देख लूँ। प्रांतीय, हाँ, तोसली थी, तक्षशिला थी, उज्जैनी थी। तोसली, तक्षशिला, उज्जैनी, उनके पास नहीं था। अशोक ने शिलालेखों में वर्णित जानकारी के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र, तो मैंने बताया था कि 5 थे। मेरी आवाज़ भी अजीब सी हो गई, मैं नहीं बोल पाती इतनी देर तक। ग्रीक्स द्वारा किस मौर्य शासक को जो है अमित्रघात कहा जाता था? अमित्रघात कहते थे बिंदुसार को, एक बिंदु पानी नहीं देता था किसी को, सबका अमित्र था ये। किस शहर थे दक्षिणी छोर पर था? ब्रह्मगिरी, यस। बस इतना ही करेंगे यार, अगले वीडियो में कर लेंगे बाकी के क्वेश्चन, राइट? ओके।